नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया होंगे। आप सभी का पुनः आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि अपन पढ़ रहे थे कि राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ रहे थे और राष्ट्रीय आय के बारे में अपने नेशनल इनकम पढ़ा और नेशनल इनकम के बाद में अपने पर्सनल इनकम पढ़ा, व्यक्तिगत आय के बारे में जाना। और दोस्तों, मैं बता रहा था कि पर्सनल इनकम के बारे में अपन अगला टॉपिक अपना लेंगे डिस्पोजल इनकम, जिसको बोलते हैं अपन DI। तो दोस्तों नोट डाउन कीजिए, खर्च योग्य आय, खर्च योग्य आय, खर्च योग्य आय, इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे इसको अपन डिस्पोजल इनकम, DI। तो आज दोस्तों अपन DI बात करें, DI के बारे में बात करेंगे कि खर्च करने योग्य आय क्या होती है। जैसा कि दोस्तों अपन ने NI के बारे में पढ़ा, NI हो गया, फिर अपन ने पढ़ा PI के बारे में अपन आज पढ़ रहे हैं DI के बाद में अपन पढ़ेंगे पर कैपिटा इनकम, फिर अपन इसके बाद में पढ़ेंगे डिफ्लेक्टर। इस प्रकार आज अपना ये चलने वाला है। तो दोस्तों अपन ने NI को पढ़ा, NI के बाद में अपने PI जाना कि अपन स्थानांतरण भुगतान है, पेंशन है, बेरोजगारी भत्ता है, सार्वजनिक ऋणों से प्राप्त आय है, उसको अपन नेशनल इनकम में जोड़ते हैं। अवितरित लाभांश है, निगम कम कर है, सुरक्षा अंशदान है, उसको निकालते हैं। इस प्रकार अपन PI ज्ञात करते हैं। आज अपन ज्ञात करने वाले हैं DI यानी अपना होता है डिस्पोजल इनकम, खर्च करने योग्य आय। मेरे पास जेब में जो पैसा आया था, वास्तविक रूप से मेरे जेब में पॉकेट में पैसा आया था, वो मैंने किस में धन किया था? पर्सनल इनकम में धन किया था। लेकिन दोस्तों मेरी खर्च करने योग्य आय जो PI मेरे जेब में आई थी, क्या मैं उसको पूरी को खर्च कर दूंगा? क्या DI में आएगी क्या? तो आपके थोड़ा सा यहाँ ट्विस्ट आता है कि दोस्तों DI वो होती है यदि आपके पॉकेट में जो पैसा है, हो सकता है उस पॉकेट में से आपके कहीं गए हो तो फीस लग गई हो, दंड लग गया हो, जुर्माना लग गया हो, तो बताओ आप क्या उसको खर्च कर रहे हैं? क्या खर्च करने योग्य आय वो होगी जब आप फीस, दंड, जुर्माना निकाल देंगे, अपना टैक्स निकाल देंगे, तो आप खर्च कर पाएंगे। तो दोस्तों इसको अपन लैंग्वेज में लिखते हैं, सूत्र के रूप में लिख लेते हैं। चलो शॉर्ट में अपन अपनी DI डिस्पोजल इनकम किसको कहेंगे? यदि आप अपनी पर्सनल इनकम में से आप यदि व्यक्तिगत कर या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट्स देखेंगे, या इसको अपन बोल देंगे पर्सनल टैक्स, या क्या लिख सकते हैं इसको PI माइनस PT को घटा देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? DI हो जाएगा। समझ में नहीं आया सर, थोड़ा लैंग्वेज हार्ड होता है, थोड़ा इजी करके बताता हूँ। या अपन डिस्पोजल इनकम, खर्च करने योग्य आय कौन सी होगी? आपकी PI जो आपकी व्यक्तिगत आय होगी, उसमें से आप अपना कर निकालो, टैक्स निकालो, आप पर कोई दंड लगा है दंड निकालो, आप पर कोई जुर्माना लगा है तो जुर्माना निकालो। अब बात समझ में आ गई होगी। खर्च करने योग्य आय कौन सी होगी? जब आपके पॉकेट में पैसा है, उस पॉकेट में से यदि आपके कोई जुर्माना लग गया, बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, ट्रैफिक पुलिस वालों ने पकड़ लिया मान लो, और किसी कारण से आपके पास लाइसेंस नहीं है, RC नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, तो मान लो कि आपके जुर्माना कितना लग गया, लगभग मान लो 5,000 लग गया। आपके जेब में मान लो कितना था, कुछ भी मान लो, आपके जेब में आपने PI निकाला, आपके पास कितना था? 50,000 था। क्या आपके जेब में, आप तो हो सर 50,000 जेब में है तो मैं 50 का 50 खर्च कर लूँगा, बिल्कुल कर लोगे। लेकिन हो सकता है कि 50,000 में से आप सपोज मानो कि 10,000 रुपये आप क्या दे रहे हो, यहाँ लिख लेता हूँ, 10,000 रुपये आप मानो कि टैक्स के दे रहे हो, 10,000 रुपये टैक्स दे रहे हो, 5,000 रुपये आपकी जुर्माना लग गया, तो बताओ 10 और 5 15,000 रुपये तो आपकी जेब से ऐसे ही चले गए। क्या आपने इनको खर्च किया है? क्या आपने इनका उपभोग किया? क्या कुछ खाने पीने की चीज़ लाए हो? क्या गाड़ी में तेल डलवाया है? क्या कहाँ आनंद किया गया? कहाँ घूमने गए हो? क्या नहीं ना। तो कहने का मतलब ये है, जब आपकी पर्सनल इनकम में से यदि आप अपने कर,
टैक्स घटा दो, दंड घटा दो और जुर्माना घटा दिया जाए व्यक्तिगत आय में, तो मेरी ये क्या बचती है, डिस्पोजल इनकम बचती है। तो डिस्पोजल इनकम का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, सूत्र आ जाए, बहुत बार आता है एग्जाम में, और कॉमर्स से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। और आजकल तो शिक्षक भर्तियों में भी इकोनॉमिक्स का रोल आने लगे हैं, जैसे सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, टीजीटी, पीजीटी, एसआई, आरएस, इनमें तो आ ही रहा। तो इनमें ये प्रश्न आजकल पूछने लगे हैं, क्योंकि आजकल लेवल बढ़ चुका है एग्जाम्स का, वो इजी क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो आपकी डिस्पोजल इनकम आती है तो वो उसमें ये क्वेश्चन आएगा, पर्सनल इनकम में से आप कर, दंड, जुर्माना घटाओ तो आपकी क्या आ जाएगी, डिस्पोजल इनकम आ जाएगी। दोस्तों आप समझ गए होंगे, आपकी जो आय पर्सनल इनकम 50,000 थी, उसमें से आपने 10,000 करके दिए, 5,000 जुर्माने के दिए, तो आपके पास 15,000 रुपये घट गए। तो 50 में से आप यदि 15,000 घटाते हैं, यदि आप 50 में से लेस कर देते हैं 15,000, तो आपके पास 35,000 रुपये बचता है, और ये 35,000 रुपये ही क्या आपकी डिस्पोजल इनकम है। समझ गए होंगे। या आप इसको अपन खर्च करने योग्य आय है, डीआई को अपन ये भी बोल सकते हैं कि मैं खर्च करूँगा, मैं पैसा खर्च करूँगा। हो सकता है कि मैं 50 में से 30 खर्च कर दूँ, 20 बचा लूँ। भाई आपके पास जेब में पॉकेट में पैसा है, आपने दंड जुर्माना जो भी दिया, फिर भी आपके पास 50 या 30 जो भी बच रहा है, हो सकता है इस 30 में से आप 30 का 30 खर्च करो या नहीं करो, हो सकता है इस 30 में से आप बचा भी लो। तो अपन डिस्पोजल इनकम को दूसरी भाषा के रूप में क्या लिख सकते हैं, C+S। C+S का मतलब, और इसको क्या लिख सकते हैं, C यानी कंजम्पशन, C यानी कंजम्पशन, प्लस S का मतलब सेविंग। मतलब कि जो आप उपभोग कर रहे हो, जितना आपसे खाने पीने का खर्च कर दिया, आपने उपभोग कर लिया, घूम लिए, फिर लिए, कपड़े भी लेके आ गए, फुल हो गए, फिर भी आपके पास पैसे बच रहे, तो आप उसकी क्या कर रहे हो, सेविंग कर रहे हो। इसका मतलब जो कंजम्पशन प्लस सेविंग, कंजम्पशन प्लस जो सेविंग है, उसका योग भी आपका क्या कहलाता है, डिस्पोजल इनकम, खर्च करने योग्य आय कहलाता है। तो इसको अपन हिंदी माध्यम के विद्यार्थी देखेंगे, कंजम्पशन यानी उपभोग, उपभोग प्लस बचत, उपभोग प्लस बचत को मैं क्या बोलता हूँ, उसको भी मैं क्या बोलता हूँ, डीआई बोलता हूँ। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है सेंट्रल लेवल एग्जाम्स में, राजस्थान की, यूपी, बिहार, अन्य स्टेट, एमपी आदि राज्यों में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत सी एग्जाम्स मेरे याद है। तो डीआई में उपभोग प्लस बचत को अपन डीआई बोलते हैं। टीका के क्वेश्चन आएंगे, सेम लैंग्वेज भी चेंज नहीं होने वाली है मित्रों, बने रहे। और आप चैनल को अपन सब्सक्राइब करें और अपने परिवार के सदस्य बने, जैसा कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। देखो दोस्तों, डीआई बराबर C+S, देखो आपके पास डीआई बराबर C+S, कंजम्पशन प्लस सेविंग आ रहा है। यदि आपको इसे उपभोग निकालना है, यदि आपको कंजम्पशन निकालना है, तो यदि आप डीआई में से आप अपनी सेविंग निकाल देंगे, तो आपके पास आपका उपभोग कितना है वो भी आ जाएगा। और यदि आपको अपनी सेविंग निकालनी है, भाई सेविंग कितनी है, तो यदि आप डीआई में से अपना कंजम्पशन निकाल देते हैं, कंजम्पशन निकाल देते हैं, तो भी दोस्तों आपका क्या आ जाता है, सेविंग आ जाती है। तो आशा करता हूं कि दोस्तों इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। अब अपना लेवल राष्ट्रीय आय में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। शायद ही कोई कोचिंग वाले इस लेवल को यूट्यूब पर करवा रहे होंगे, या करवा भी रहे होंगे तो खूब टाइम ले रहे होंगे। दोस्तों मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको आज डीआई भी समझा दिया है, एनआई अपने समझा, पीआई अपने समझा, डीआई समझा। वापस बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा रिविजन करा देता हूँ, फास्ट थोड़ा बोल रहा हूँ तो देख लेना। नेशनल इनकम क्या होती है मैंने फिर बता दिया। उत्पादन के जो साधन होते हैं उनको जो रेम्युनरेशन मिलता है, जैसे कि पूंजी पर ब्याज मिल रहा है, भूमि पर लगान मिल रहा है, कहने का मतलब लगान, ब्याज, मजदूरी, वेतन और लाभ का योग नेशनल इनकम कहलाती है। राष्ट्रीय आय सारी की सारी पर्सनल इनकम नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि कुछ अवितरित लाभांश है, निगम कर है, सुरक्षा अंशदान है, वो क्या होते हैं राष्ट्रीय आय में घट जाते हैं। और कुछ अस्थानांतरण भुगतान है, जैसे सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज है, बेरोजगारी भत्ता है, वृद्धावस्था पेंशन है, इनको मैं जोड़ देता हूँ तो मेरी क्या निकल जाती है, पर्सनल इनकम निकल जाती है, जो मेरी पॉकेट में आती है, जो मेरे रियल पॉकेट में आती है, वो मेरी पर्सनल इनकम है। और मेरी खर्च करने योग्य आय डिस्पोजल इनकम कौन सी है? जब मैं फीस, दंड, जुर्माना आदि निकाल दूं तो मेरे पास जो आय बचती है वो मैं डीआई होती है, डिस्पोजल इनकम होती है, खर्च करने योग्य आय। यदि खर्च करने योग्य आय में मैं खर्च कर देता हूँ, कुछ बचा भी लेता हूँ, तो इसका मतलब मैंने कंजप्शन किया, उपभोग किया और कुछ सेविंग की। इस प्रकार दोनों का योग ही मेरा क्या मिलता है, डीआई, जिसको मैं बोलता हूँ कंजम्पशन प्लस सेविंग, C+S इक्वल टू
DI। इसके बाद दोस्तों अपन आज अब वापस पढ़ने वाले हैं PCI, पर कैपिटा इनकम पढ़ेंगे। तब तक दोस्तों आप इसको उतार ले, नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ दोस्तों, अब अपन ने डिस्पोजल इनकम पढ़ लिए, अब अपन पढ़ने वाले हैं पर कैपिटा इनकम। हिंदी में लिखेंगे प्रति व्यक्ति आय। इंग्लिश के विद्यार्थी हैं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, वो लिखेंगे इसको पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, इसको अपन शॉर्ट में लिखेंगे PCI, प्रति व्यक्ति आय। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बहुत बार नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, कई बार राष्ट्रीय आय से संबंधित ये क्वेश्चन आ ही जाता है कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। तो दोस्तों नोट्स बनाएंगे, पहले अपन नोट्स लिख लेते हैं, फिर समझाने वाला काम अपन कर लेंगे। देखो, जब देश की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम में देश की कुल जनसंख्या का भाग दिया जाए तो पर कैपिटा इनकम प्राप्त हो जाती है। जब देश की राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या का भाग दे दिया जाए तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। पर कैपिटा इनकम का अपन सूत्र में क्या लिखेंगे? पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम अपॉन जनसंख्या। जनसंख्या को क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन बोलते हैं, पता होगा आपको। तो पर कैपिटा इनकम का कई बार क्वेश्चन आ जाता है, रेलवे छोटी मोटी एग्जाम में भी आ जाता है। पर कैपिटा इनकम का होता है, ऑप्शन 4 आ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय आय अपॉन जनसंख्या। कैसे निकला मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। जैसे कि अपना घर है, मान लो कि अपने घर में मान लो कि 10 सदस्य हैं। कितने हैं? 10 सदस्य है अपने घर में सारे। और ये मानो कि अपने परिवार की कुल आय 1 लाख रुपए है। अपने परिवार की कुल आय कितनी है? अपने परिवार के 10 सदस्य कितने कमा के ला रहे हैं? 1 लाख। और सदस्य कितने हैं जी? 10। तो बताओ एक आदमी कितना कमा रहा है? तो आपको सर 10,000 रुपये कमा रहा है। इजी है। अरे पूरा परिवार 1 लाख कमा रहा है तो एक व्यक्ति कितना कमाएगा तो भाग दे देंगे। ये तो आपको आता होगा ना। 20, जैसे मान लो कि 20 रुपए में, ये मान लो कि, चलो ये तो छोड़ो, आप छोटा सा उदाहरण हो जाएगा, बहुत छोटा बच्चों जैसा उदाहरण हो जाएगा, आप ये समझ गए होंगे। या मान लो कि इस परिवार की आय मान लो कि 50,000 है, सदस्य कितने हैं? 10। तो एक प्रति व्यक्ति आय कितनी हो जाएगी? 5 हो जाए। तो अपने क्या किया कि अपने 1 लाख पूरे परिवार की आय ले ली और सदस्यों की संख्या ले ली। इस प्रकार अपनी प्रति व्यक्ति आय निकल गई, एक घर की निकल गई। तो देश भी अपना घर ही तो है, पूरा देश अपना कुटुंब है, अपने घर मानते हैं। तो अपने पूरा देश, तो अपने पूरा देश की आय कितनी है? जैसे अपने घर की पूरी आय कितनी थी? 50,000 थी या 1 लाख थी, जो भी थी। तो अपने राष्ट्रीय आय ले लिया और परिवार में कितने सदस्य है तो अपनी जनसंख्या कितनी है उसमें अपन भाग दे देंगे। तो अपनी क्या निकल जाएगी? पर कैपिटा इनकम निकल जाएगी, प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगी। आशा करता हूँ कि अब आपके एग्जाम में आ जाए तो भी कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देखो ऑप्शन आते हैं ना, तो ऑप्शनों में बहुत बार घुमा दिया जाता है, इसीलिए तो टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है, एमसीक्यू बहुत जरूरी है। इस पर भी अपन फोकस करेंगे। टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चंस, सभी राज्यों से जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी का मेरे पास संग्रह है। घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है आपको। मस्त रहे, हंसते रहे, तंदुरुस्त रहिए और पर कैपिटा इनकम निकालते रहे, राष्ट्रीय आय अपॉन जनसंख्या। देखो अब कभी कभी नोट एक लिखना होता है। देखो नोट लिखेंगे, ये जनसंख्या का भाग लग रहा है राष्ट्रीय आय में, ये जनसंख्या कौन सी है? ये क्या, ये कार्यशील जनसंख्या है क्या? अब सब आपके तो ये बहुत दिक्कत आ गई। एग्जाम में ऑप्शन ही आते हैं राष्ट्रीय आय अपॉन कार्यशील जनसंख्या। अब बताओ ये जनसंख्या कौन सी है? फिर आपकी दिक्कत हो गई। जब भी मैंने परिभाषा लिखाई थी उसी में मैंने नोट डाउन करा दिया था, कुल जनसंख्या का भाग देते हैं
न कि कार्यशील जनसंख्या का। नोट डाउन कर लेना, कार्यशील जनसंख्या नहीं, कुल जनसंख्या। तो अपन देखेंगे कि पर कैपिटा इनकम निकालने पर कुल जनसंख्या का भाग दिया जाता है, कुल जनसंख्या का भाग दिया जाता है, न कि कार्यशील जनसंख्या का, न कि कार्यशील जनसंख्या का। आप सर कहोगे ये सर ये नया वर्ड आ गया, कार्यशील जनसंख्या क्या होती है? तो देखो, एक होती है लेबर फोर्स, एक होती है वर्क फोर्स, वो तो अपन बेरोजगारी में पढ़ेंगे। लेकिन जो कार्यशील जनसंख्या, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता देना चाहता हूँ। इससे संबंधित भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि कार्यशील जनसंख्या क्या होती है। तो देखो, दूसरा नोट डालेंगे आप, नोट नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्तर पर कार्यशील जनसंख्या में 15 से 64 आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है। ये लोग शामिल किया जाता है। आप समझ गए होंगे आप, कार्यशील जनसंख्या जो कार्य कर सकती है, कार्य में लग सकती है। क्या 1 से 10 साल का, 12 साल का बच्चा काम कर सकता है? क्या छोटा बच्चा नहीं कर सकता? कार्यशील जो लोग कमा के ला सकते हैं। तो अपन इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो कार्यशील जनसंख्या कौन सी होती है? 15 से लेकर 64 वर्ष के जो आयु वर्ग है, उन लोगों को कार्यशील जनसंख्या में शामिल किया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय आय निकालते तो कुल जनसंख्या का भाग दिया जाता है, ये ध्यान रखना। और कार्यशील जनसंख्या में 15 से 64 वर्ष के लोगों को सम्मिलित किया जाता है। इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। कार्यशील जनसंख्या में शामिल होते हैं, ऑप्शन आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे, 15 से 65, 15 से 64, 18 से 62, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन आपको कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको लिखना है इंटरनेशनल स्तर पर कार्यशील जनसंख्या जो कार्य कर सकते हैं। इंटरनेशनल कुछ मानक बनाए हुए हैं, उसमें 15 से लेके 64 आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है, वही कार्यशील जनसंख्या होती है। भारत के संदर्भ में सर कार्यशील जनसंख्या कौन सी? ये भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में कार्यशील जनसंख्या है, या कार्यशील जनसंख्या की आयु वर्ग है। तो भारत में वेरी मोस्ट भारत में कार्यशील जनसंख्या है 15 से 59, 15 ईयर टू 59 ईयर, इसके बीच में सभी लोग हैं वो भारत में कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। एग्जाम क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि भारत में कार्यशील जनसंख्या है, तो भारत में कार्यशील जनसंख्या में किस उम्र के लोगों को शामिल किया जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 15 से 59 वर्ग आयु वर्ग, ये होगा। तो दोस्तों, आप समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। पर कैपिटा इनकम, राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देखिए पर कैपिटा इनकम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अपना एनआई हुआ, पीआई हुआ, डिस्पोजल इनकम हुआ, पर कैपिटा इनकम, इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय भी अपना पूरा होता नजर आ रहा है। अब अपन बात करने वाले हैं डिफ्लेक्टर। ये क्या होता है? डिफ्लेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। आप इसका नोट डाउन कर ले और या स्क्रीनशॉट ले लें। अब दोस्तों, अपन देखेंगे कि डिफ्लेक्टर के बारे में जानेंगे। डिफ्लेक्टर जैसे कि अपन निकालेंगे, नोट्स में अपना नोट्स में हेडलाइन लगाओ, GNP डिफ्लेक्टर। GNP डिफ्लेक्टर, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है इसका, कोई इसमें वो नहीं है, सीधा क्वेश्चन आएगा, सीधा आपको आराम से आंसर कर देना है, कुछ नहीं है। इसका सूत्र है वो याद करना आपको। GNP डिफ्लेक्टर क्या होता है? GNP डिफ्लेक्टर का आप याद कर लो कि मौद्रिक, GNP डिफ्लेक्टर करना है तो आपको लिखना है मौद्रिक GNP अपॉन वास्तविक GNP इंटू 100। क्या करना है? GNP डिफ्लेक्टर, या आप लिख सकते हो GNP डिफ्लेक्टर का सूत्र बराबर GNP डिफ्लेक्टर बराबर मौद्रिक GNP अपॉन वास्तविक GNP इंटू 100।
कैसे याद करना है सर? कभी कभी एग्जाम में बहुत बार सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वास्तविक ऊपर आएगा ये नीचे आएगा, तो कुछ नहीं है, इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ छोटी सी एक। पहले बता दो, यदि यहाँ पर जीएनपी डिफ्लेक्टर आता है, जीएनपी डिफ्लेक्टर आता है तो आपको मौद्रिक जीएनपी यहाँ लिखना है, यहाँ भी जीएनपी लेना है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि जीएनपी की जगह जीडीपी आ जाता है, जीडीपी डिफ्लेक्टर, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जीडीपी लिखना है और यहाँ भी जीडीपी लिखना है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं करना है। ओके। और फिर यदि अपन देखें कि मौद्रिक जीएनपी और वास्तविक जीएनपी इंटू 100, तो सर ये कैसे याद करें? तो देखो इसकी ट्रिक लिख सकते हो आप, ट्रिक छोटी सी है। ये यहाँ पर मैं आ रहा है, यहाँ पर वो आ रहा है, तो आप ट्रिक में लिख लो मावा। एकदम इजी सी है, ट्रिक बनानी पड़ती है पढ़ने के लिए, अपने माइंड से अपन कुछ भी सोच सकते हैं मावा, तो अपने सीधा से अपने फिट बैठ जाएगा। मावा मतलब मैप पर तो मौद्रिक, वाह पर वास्तविक, तो मौद्रिक जीएनपी अपन वास्तविक जीएनपी इंटू 100, तो अपना जीएनपी डिफ्लेक्टर क्या हो जाएगा, मौद्रिक जीएनपी अपन वास्तविक जीएनपी इंटू 100। ये भी इकोनॉमिक्स की फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है, व्याख्याता असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी एग्जाम्स में ये भी खूब बार आ चुका है ये क्वेश्चन, नेट जेआरएफ के एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है, तो ये भी ध्यान रखना, मौद्रिक जीएनपी अपॉन वास्तविक जीएनपी। देखो दोस्तों, अब आप इसको जैसे मान लो कि यदि आपसे ये पूछ ले, इस बार ये पूछ ले जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेक्टर, तो ये भी कुछ नहीं है। जीडीपी डिफ्लेक्टर कैसे निकालोगे बताओ? मावा ट्रिक है, तो ऊपर तो लिख देंगे मौद्रिक और नीचे लिख देंगे वास्तविक। अब क्या लिखना है, जीडीपी है क्या, तो यहाँ पर लिख देंगे जीडीपी, यहाँ वास्तविक जीडीपी इंटू 100। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? इसी क्वेश्चन में कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि मौद्रिक जीडीपी किसे कहते हैं, मौद्रिक जीडीपी किसे कहते हैं, मौद्रिक जीडीपी किसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं अपन, इसको अपन निकालेंगे जीडीपी डिफ्लेक्टर इंटू वास्तविक जीडीपी। कैसे निकाला दोस्तों? कुछ नहीं है, इसके नीचे एक मान लो आप, मेरे को निकालना था मौद्रिक जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी का मौद्रिक जीडीपी, और ये पक्षांतरण हो गया, देखो ये पूरा पक्षांतरण होके मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है, तो गुणा कर दो जीडीपी डिफ्लेक्टर इंटू वास्तविक जीडीपी। तो मौद्रिक जीडीपी कैसे निकालेंगे, जीडीपी डिफ्लेक्टर इंटू वास्तविक जीडीपी। इसी प्रकार अपन वास्तविक जीडीपी कैसे निकालेंगे, तो वो भी आप आराम से कर सकते हो, ये यहाँ से ले लो, वास्तविक जीडीपी निकालनी है तो ये जीडीपी डिफ्लेक्टर गुणा हो रहा ना, तो यहाँ के क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ फिर, वास्तविक जीडीपी क्या होती है, वास्तविक जीडीपी कैसे होगी, तो आप लिखेंगे मौद्रिक जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेक्टर, ये लो, ये आपका ही हो गया। अब सर ये क्या है, आपने नहीं बता दिया, आपने समझाया नहीं, आप हमेशा क्लियर करके चलते हो, हर वर्ड्स को आप समझाते हो गहराई से, इस बार आपने सर समझाया नहीं क्या होता है मौद्रिक, क्या होता है वास्तविक। बिल्कुल दोस्तों, मौद्रिक और वास्तविक को भी समझाएंगे, थोड़ा शॉर्ट में समझाएंगे, कभी इनका विस्तृत अपन बढ़ाएंगे, क्लास वीडियो लेक्चर बनाएंगे तो उसमें डिफ्लेक्टर वगैरह भी समझाएंगे, सूचकांक के बारे में समझाएंगे, कौन से सूचकांक क्या होते हैं, आधार, श्रृंखला आधार, उसमें क्या होता है, ये भी सभी कुछ अपन बताएंगे। अपन मुद्रास्फीति के अंदर भी इनका अध्ययन करते हैं, उसमें देखेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मौद्रिक क्या होता है और वास्तविक क्या होता है। जैसा कि दोस्तों अपन राष्ट्रीय आय पढ़ते हैं या जीडीपी वगैरह पढ़ते हैं या नेशनल इनकम अपन पढ़ रहे हैं या अपने दोस्तों आर्थिक समीक्षा अपन पढ़ते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में, तो आपने ये पढ़ा होगा कि 2 वर्ष होते हैं, एक आधार वर्ष होता है और एक अपना होता है प्रचलित वर्ष। ये आपको थोड़ा याद आ गया होगा, आधार वर्ष और प्रचलित वर्ष। और आपको ये भी पता होगा आधार वर्ष चुना जाता है भारत में, वर्तमान में भी अपना आधार वर्ष है। अब भी प्रचलित वर्ष अपन जो वर्तमान में जो कीमतें चल रही है उसके आधार पर प्रचलित वर्ष की कीमतों को लिया जाता है। आधार वर्ष में एक आधार वर्ष मान लिया जाता है जिसमें ज़्यादा ऊंचा वचन न हो, ज़्यादा ऊंचा वचन नहीं हो, तो उसमें अपन आधार वर्ष की कीमतें ले लेते हैं उस वर्ष की, उसको अपन आधार वर्ष जानते हैं। प्रचलित वर्ष मैंने आपको बता दिया। उसी प्रकार मैं बोलता हूँ यदि मौद्रिक जीएनपी आ जाए, मौद्रिक जीएनपी, तो प्रचलित वर्ष की कीमतों को ही अपन क्या बोलते हैं, मौद्रिक बोलते हैं। प्रचलित वर्ष में जो अपन कीमत अदा कर रहे हैं उसको ही अपन क्या बोलते हैं, मौद्रिक बोलते हैं। और आधार वर्ष की जो कीमत लेते हैं उसको अपन बोलते हैं वास्तविक बोलते हैं, उसको अपन वास्तविक, ये रियल जो वास्तविक है उसको अपन, तो अपन नोट डाउन आप लिख सकते हैं, जगह नहीं है नोट्स में, आप लिख दो वास्तविक जीएनपी क्या होती है, वास्तविक जीएनपी क्या होती है, तो आप लिखेंगे आधार वर्ष की कीमतें,
आधार वर्ष की जो कीमतें हैं दोस्तों, आधार वर्ष की कीमतों को मैं वास्तविक जीएनपी बोलता हूँ, और मौद्रिक जीएनपी किसे बोलता हूँ मैं, मौद्रिक जीएनपी किसे बोलता हूँ तो मैं दोस्तों मौद्रिक प्रचलित वर्ष की कीमतों को, प्रचलित वर्ष की जो कीमतें हैं, प्रचलित वर्ष की जो कीमतें हैं उसे को अपन मौद्रिक बोलते हैं। ये मौद्रिक मतलब कि अपने वर्तमान में किसी वस्तु या सेवा का कितना मूल्य दिया है वो मौद्रिक है, और जो आधार वर्ष में कितना है, कितना मूल्य है किसी वस्तु का, उसे अपन वास्तविक बोलते हैं। इनटू 100 अपन प्रतिशत के रूप में इसको निकाल लेते हैं कि कितना आधार वर्ष और कितना प्रचलित वर्ष में कीमतों में कितना प्रतिशत चेंज हुआ है, या कितना उससे उसके अनुपात में मौद्रिक कितनी है, वास्तविक कितनी की आधार वर्ष की कीमतों के कारण मौद्रिक जो आय है या कीमतें हैं उनमें कितना उसका रेशियो है, कितना उसका भाग है। दोस्तों अब तक अपन ने क्या पढ़ा मैं फिर बता देता हूँ। एनआई पढ़ा, पीआई पढ़ा, डीआई पढ़ा, पीसीआई पढ़ा, डिफ्लेक्टर पढ़ा। अपना वीडियो ये लेक्चर आज का यहीं ख़त्म होता है। इसके नेक्स्ट में अपन देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ, 3 विधियाँ हैं, उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों अपन जैसा कि शुरू से अपन राष्ट्रीय आय के बारे में इतिहास पढ़ा, उसका परिचय पढ़ा, राष्ट्रीय आय के चक्रीय पढ़ा, फिर अपने जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी कैसे निकालते हैं, किस में विदेशी आय शामिल होती है नहीं होती है ये पढ़ा। फिर उसके अपन ने जीडीपी फैक्टर कॉस्ट के बारे में जाना, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी, फिर अपने जाना मार्केट प्राइस, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, इसको फैक्टर कॉस्ट, और इनकी सभी की मार्केट प्राइस के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में दोस्तों अपन एनआई पर आए, पीआई पर आए, डीआई पर आए, पीसीआई पर आए और डिफ्लेक्टर पर आए। दोस्तों काफ़ी कम समय में यदि आप ये सभी वीडियो लेक्चर्स देखेंगे, 7-8 पार्ट बने, तो मेरे को नहीं लगता कि कम से कम 2-2.5 घंटे से ज़्यादा बना होगा। पूरे 2-2.5 घंटे में बिना समय व्यतीत किए हुए, बिना बकवास किए हुए, बिना टाइम पास किए हुए, मतलब कि जो अपन 2-2.5 घंटे दे रहे हैं उसमें एक्चुअल स्टडी की अपन ने, टाइम पास नहीं किया, और एग्जाम ओरिएंटेड दिए, इसमें अपने एमसीक्यू भी की है, और मेरी जो बोलने की स्पीड वो भी मैंने फास्ट रखी है कि बच्चों की स्पीड नहीं बढ़ानी पड़े, उनका टाइम वेस्ट नहीं हो। गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, बेरोजगार विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनके खर्चा लग रहा है, एक मिडिल वर्ग या एक निम्न स्तरीय लोग, गरीब लोग पढ़ रहे हैं और अपनी आजीविका के लिए नौकरी जल्दी लगना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं आपका समय 1% भी वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। आप तो बस अपने परिवार के सदस्य बने, अपना आशीर्वाद दे और सब्सक्राइब करके अपने परिवार के सदस्य बने। दोस्तों बने रहे, अभी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। पर्सन आपके हुबू एग्जाम में मिलने वाले हैं, आपके नंबर कटने के कतई भी चांस नहीं होंगे। आपका ये सौभाग्य है कि आप इस स्क्रीन पर मेरे से पढ़ रहे हो, ये बहुत ही आप भाग्यशाली हो। दोस्तों आप बने रहे, बिना समय व्यतीत किए अपनी पढ़ाई को निरंतर रखें। आप समय बर्बाद नहीं करें, आलतू फालतू काम नहीं करें, केवल और केवल अपनी स्टडी पर फोकस करें। कैसे सिलेक्शन लेना है, कैसे पढ़ना है, कैसे अपना रूटीन रखना है, इन सभी बातों पर भी सर अपन कभी चर्चा करेंगे फ्री होके। तो दोस्तों अपना ये चैप्टर होता है, कल अपन वापस मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अलविदा, ओके।